हाँ सर, पुनः स्वागत है आपको। अच्छा जी, धन्यवाद। लोकेंद्र सर भी हमारे साथ में है अभी। अच्छा, लोकेंद्र भैया नमस्कार। मेडिटेटिव क्रिया अब मेरे का सब काम हो कहाँ चल रही थी बात, कहाँ चल रही थी? सर ख्याल और लोक से ख्याल आया है, वो बात चल रही थी। हाँ, लोक से। ठीक है ठीक है ठीक है। तो एक विचार ये जो है, कोई लेना देना नहीं, और लोक संगीत की क्रियाओं को, उसके गायन को फॉर्मलाइज किया, शास्त्रबद्ध कर दिया और ख्याल बनाया। तो चलिए मान लेते हैं कि लोक संगीत से आया, ध्रुपद से कोई लेना देना नहीं। पर अब जब आप ये तो कह ही रहे हैं आप कि इसको शास्त्रबद्ध किया गया, तो शास्त्रबद्ध करने के नियम कहाँ से आए? ये नियम आपने कहाँ से उठाए? अगर आप ये कह रहे हैं कि फोक को शास्त्रबद्ध करके ख्याल बनाए, तो ये शास्त्र कहाँ से लिया? ये शास्त्र ध्रुपद का शास्त्र, उसको जो एक स्ट्रक्चर में बांधा, वो स्ट्रक्चर उन्होंने ध्रुपद का लिया, नियम जो बनाए वो ध्रुपद से उठाए। तो उस विचार को भी अगर हम माने, तो ध्रुपद के प्रभाव को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, मेरे कहने का मकसद। सर इसमें ख्याल के साथ में ही एक बात याद आ रही है। लोक में ख्याल के साथ तुर्रा और कलगी की बात जुड़ती है। तुर्रा और कलगी दो समुदाय ख्याल में माने जाते हैं, लोक में जो होता है। तो यहाँ आने के बावजूद बाद क्या ऐसा कुछ यहाँ पर भी तुर्रा और कलगी वाला संप्रदाय है क्या, कुछ ऐसा? ध्रुपद में नहीं, ख्याल में। ख्याल देखिए, वो तो फोक में ही चलता है, तुर्रा और कलगी जो है जी, ख्याल में तो ऐसा कुछ सुनने में आता नहीं है। इवन राजस्थान में जो फोक का जो ख्याल है, ख्याल बकायदा में ख्याल गायन होता है राजस्थान में, और जिसको कि वो बकायदा फोक का रूप है, फोक स्टाइल से ही गाते हैं उसको वो, पर वो एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेकिन वो फोक का ही है। उसको आप, ये जो हमारा आज का ख्याल है, उससे आप तुलना नहीं कर सकते। तो ये जैसा मैंने, अपनी बात चल रही थी सामगान और गांधर्व गान की, तो सामगान की परंपरा धीरे 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 और डेवलप हुई, उसमें और क्रियाएं जुड़ी, और इन क्रिया अभी जिन शब्दों का हम क्रिया शब्द जिसके लिए यूज करते हैं, हम जिन चीजों के लिए क्रिया शब्द यूज करते हैं, उनका पुराना नाम है धातु और मातु। ये आपको किताबों में, पुरानी किताबों में ये शब्द मिलेंगे, धातु मातु। तो ये धातु मातु जब धीरे धीरे डेवलप हुए, और उन धातु मातु के सहारे से जो है गायन डेवलप होने लगा ध्रुपद का, और उसने एक अपना स्वरूप पूरा डेवलप हुआ, अख्तियार किया। आज जो ध्रुपद है, जो स्टाइल है, और जैसा ये मिनिमम 1000 साल पुराना है। दूसरी बात, इसके पहले प्रबंध गायन था, तो प्रबंध गायन में वापस लौट करके जाने की क्रिया नहीं थी। प्रबंध गायन एक बार शुरू हुआ तो वो आज जो हम अंतरे को कह करके वापस स्थाई की पहली लाइन कहते हैं, ये परिपाटी नहीं थी उसमें। रामायण जो है वो प्रबंध गायन का सबसे उत्तम उदाहरण है।
उसमें देखिए आप, लय भी चेंज होती है, ताले भी चेंज होती है, दोहा भी चल रहा है, रोला भी चल रहा है, सोरठा भी चल रहा है, अलग अलग छंदों में वो लिखा हुआ है। और अगर आप उसको गाएंगे तो वापस जो आपने पहले गा दिया है वहां पर नहीं जाते। जैसे आज हम चाहे ख्याल गाएं या ध्रुपद गाएं या चाहे फिल्मी गाना गाएं या ठुमरी गाएं, टप्पा गाएं, तो हम लौट करके वापस स्थाई पर जाते हैं। स्थाई की लाइन को हम फिर से रिपीट करते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ध्रुपद ने पहली बार दिया। ध्रुपद के पहले ये परिपाटी नहीं थी। यानी ये जो ध्रुव है, यानी एक जगह आपने उसकी धुरी को गाड़ दिया कि ये है स्टार्टिंग पॉइंट, लौट के वापस यहाँ आना है, ये इस जगह के आसपास ही ये गाना घूमेगा। वो जो स्थाई है ये ध्रुव है। तो यही स्ट्रक्चर ख्याल में भी फॉलो होता है। यही स्ट्रक्चर चाहे आप कोई भी गाना हो, ठुमरी ले लें, टप्पा ले लें, फिल्मी गाना ले लें, कैसा भी गाना हो, तो ये जो सर्कुलरिटी का जो चक्कर है कि गाना को एक सर्कुलर रूप में बना दिया कि हमको लौट के वापस वहीं आना है जहां से हम शुरू हुए, ये ध्रुपद ने पहली दफा दिया। ये प्रबंध गायन में नहीं था और इसलिए ध्रुपद ने एक अलग स्ट्रक्चर फॉर्म किया। ये 1000 साल पुराना है। इसका एक उदाहरण ऐसे, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, लेकिन ऐसे उदाहरण आपको भी शायद और भी पता होंगे। गीत गोविंद अगर आप देखें, जयदेव कृत गीत गोविंद, जो कि लगभग 1000 साल पुराना है, आप ये देखेंगे कि वहां पर वो वापस लौट के पहली लाइन वापस आते हैं, क्या वो जय गोविंद हरे, ऐसा कुछ लिखा हुआ उसमें लाइन में। हर बार उनके जो उन्होंने कविताएं लिखी है गीत गोविंदम में, उसके बाद वो पहली लाइन रिपीट कर रहे हैं। तो ये ध्रुपद का स्ट्रक्चर है। इसके पहले ध्रुपद इस मतलब जो प्रबंध गान था वो इस तरीके से नहीं लिखा जाता था। जैसे आज हम उपन्यास पढ़ते हैं, तो उपन्यास आपने शुरू किया और खत्म कर दिया, आप वापस पहली लाइन पर नहीं जाते। वो स्ट्रक्चर प्रबंध का। तो ये जैसा मैंने कहा कि सर्कुलरिटी का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो नया कॉन्सेप्ट था, वो ध्रुपद ने पहली बार दिया। तो ये इसकी ध्रुपद की एक लंबी यात्रा रही। साम गान से शुरू, फिर ये ध्रुपद में आया। तो इस लंबी यात्रा में इसमें कई धातु मातु, कई क्रियाएं, कई चीजें जुड़ी और उसने अपनी एक शक्ल अख्तियार की। और उस शक्ल के कारण उन पंडितों और उस्तादों की जो एक कल्पना थी, कल्पना शक्ति से इसमें भी अलग अलग फिर घराने बन गए। जैसे कि फिर बाद में जाके उन्हीं को नकल करते हुए या उन्हीं को आधार बनाते हुए ख्याल में भी घराने बन गए। तो ये एक सिस्टम हमारे यहाँ जो आज ख्याल का है, वो ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा एडॉप्ट किया हुआ है ध्रुपद से। अब आप जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो पूछ लें, क्योंकि मेरा ख्याल है टाइम कम बचा है। कोई सवाल करना चाहते हैं तो प्लीज सवाल कीजिए। हाँ, अर्नव बोलिए। सॉरी, गलती से हुआ। ओके। सर नमस्ते। हाँ सर जैन नमस्ते। हेलो, अरे भैया नमस्कार, जैन जी।
मैं एक प्रश्न करूंगा, जमुना जी पूछ ले पहले। हाँ, मैं ये पूछ रही थी सर। नमस्कार सर। नमस्कार। ध्रुपद और ख्याल में बेसिक डिफरेंस क्या है सर? ध्रुपद और ख्याल में जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चर वाइज तो कोई फर्क नहीं है, क्रियाओं का फर्क है। तो गा के बताएंगे थोड़ा सा, गा करके डिफरेंस बताएंगे सर थोड़ा सा? गाने का तो मैं चूंकि मैं ख्याल सिंगर हूँ, इसलिए मैं आपको उतना अच्छे से बता नहीं सकता हूँ। लेकिन जैसे मुर्की है, खटका है, जमजमा है, तान का जो स्वरूप है, आकार जबान को रोक के है, ये सारी क्रियाएं अलग तरीके की। ध्रुपद में आप देखेंगे कि सुर को स्थिर करके लंबा करके लगाते हैं। करेक्ट। ये जो दूसरी धुरन मुरन है ना, लाट डांट है, ये जितनी भी और दूसरी क्रियाएं हैं, वो सब जो ध्रुपद में होती है, उन सब की गति बड़ी मंद है इनकी अपेक्षा, खटका मुर्की जमजमा की अपेक्षा मंद गति की क्रियाएं हैं। इससे क्या होता है कि एकदम से जो गाने का जो इफेक्ट है वो एकदम अलग हो जाता है। आप किसी चीज को आप स्थिर सुर के साथ गाएंगे और किसी चीज को आप मुर्की के साथ लगा के गाएंगे, तो आप देखेंगे कि दोनों के जो लिसनिंग में भी और आपकी जो मन स्थिति, उन दोनों का अलग प्रभाव गिरेगा। तो ये फर्क है। थैंक यू सर। हाँ जयंदा, पूछिए, आपको क्या पूछना? हाँ उमा, आज तो मैडम मेरे को ध्रुपद, मैंने पहली बार इतना सब जानकारी ध्रुपद के बारे में सुनी, जबकि मैंने अपने 3 नाटकों में जी मैं तो आप लोगों से कराना चाहता था, पर मैं आप लोग इतना बाहर रहते हैं मुझे इतने रहते हैं, मैंने अपने नाटकों में अपने तरीके से उसका इस्तेमाल किया। वो ध्रुपद है या नहीं है मुझे क्लियरली नहीं मालूम। जैसे नरसम्राट में पूरी की अंतिम किरण से और आधे अधूरे, ये तीनों में मैंने इस्तेमाल किया। उमेश ने जहाँ मुझे ध्रुपद में सबसे अच्छा जो लगता है, एक लिसनर की तरह, मैं ज्ञानी नहीं हूँ संगीत का, पर एक लिसनर की तरह, एक क्रिएटिव आदमी की तरह, तो जो इनर पोर्शन है और उसका आध्यात्म जो है, ये 2 चीजें बहुत ज्यादा ध्रुपद में सबसे ज्यादा मुझे समझ में आती है। इसलिए तीनों नाटकों में इनर का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। इसलिए ध्रुपद की वो गति, उसका विलंबित हो जाना, उसका ठहर के करना, और उसका फिर बोलते हैं बहुत जल्दी गाना, तो वो मैंने उसको अपने तरीके से तोड़ मरोड़ किया। मैंने कहा यहाँ जल्दी होना चाहिए, यहाँ थोड़ा धीरे से होना चाहिए, पर यहाँ वो बेस, क्योंकि उसका बेस जो है ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मैं अपने सारे, इवन जिस लाहौर नहीं देखा है मैंने बम्बई में किया था, उसमें भी मैंने कुछ जगह पे वो चीजें जोड़ दी थी गाने के बीच में। मैंने कहा इतना पोर्शन ऐसा ही होना चाहिए। तो मेरे लिए ध्रुपद बहुत इनर है, बहुत इनर है, इनर का एक्सप्रेशन है, वो राग या जो भी आप कहें उसको। तो और जैन भाई, आई एम सॉरी कि आपके जो दोनों तीनों प्रोडक्शन जो इतने हिट प्रोडक्शन हुए हैं अभी यहाँ भोपाल में भी, और जिसमें हमारे बंगाली बाबू ने रोल किया। हाँ दिखाएंगे आपको दिखाएंगे। हाँ, तो मैंने मिस किए, मैंने देखा नहीं, मतलब देख नहीं पाया, मैं शहर में ही नहीं था। हाँ नहीं, इसलिए मैं तो पहले चाहता था आप लोग करें, पर फिर आप जिस तरह व्यस्त रहते, तो मैंने कहा उमेश मेरे को ऐसा ही चाहिए, तो उमेश बोला ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, आपको सुनाता हूँ। तो मेरे लिए ध्रुपद शुरू से, क्योंकि आप लोगों को पहले से सुनता रहा हूँ, भारत भवन में रहा हूँ, डागर साहब। अरे आप लोग वो जो नाटक करते थे, जो बाबा ने नाटक जो आप करते थे, जो बाबा का जो नाटक था, क्या नाम था उसका, जिसमें हम लोग लाइव गाते थे? महानिर्वाण में हम लोग लाइव गाते थे, वो 5 मिनट का पीस था वो। तो वो इसलिए मेरे तो बहुत गहन भीतर में है, और फिर आप लोग मित्र भी रहे हैं और लगातार सुनते क्या, और आज ये जानकारी बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी कि कैसे क्या होता है, क्या होता है। थैंक यू जैन भाई। दादा, आपका सवाल क्या था? आपने सवाल तो कुछ पूछा ही नहीं। सवाल नहीं पूछा, मेरे को सवाल पूछना ही नहीं था, क्योंकि इससे कोई सवाल उपजता नहीं है, असली बात सवाल।
मुझे लगा कि ये दो चीज इसमें जो उमा ने कही, एक तो आध्यात्म और दूसरे मुझे आध्यात्म तो बाद में अभी समझ में आता है, पर मुझे वो इनर बहुत ज्यादा लगता है। ध्रुपद जैसी आप सुनो, जैसे मैं यूं कह लूं कि आप रात को आंख बंद करके कुमार गंधर्व सुन लीजिए, वैसी थोड़ा शांति से आंख बंद करके आप ध्रुपद सुन लीजिए, तो आपका जो इनर पोर्शन है ना वो बड़ा काम करता है। कैसे संगीत व्यक्ति के जीवन में आप, मैं तो नहीं जानता ख्याल क्या है, मैं तो नहीं जानता कि उसका तोड़ क्या है, उसका झपताल है कि त्रिताल है कि दो ताल है, कुछ नहीं मालूम मुझे, पर मैं एक व्यक्ति के रूप में कैसे एक संगीत आपके जीवन में महत्वपूर्ण होता है यदि उसको आप ध्यान से सुने तो। और मैंने आज चूंकि मैंने वो थोड़ी जानकारी दी तो मेरे को थोड़ी चीजें उससे वो पता चल गई। और मुझे बहुत एक अच्छी बात ये लगी, मैं पखावज बहुत पसंद करता हूँ पर्सनली, मुझे भी बहुत ज्यादा बहुत पसंद करता हूँ। और मेरा जो एक प्ले है मृत्युंजय, उसमें अमोद ने म्यूजिक किया है, उसमें वो 17 मात्रा का कोई ताल उसने बनाया, बजाता है, मालूम नहीं क्या है, जप ताल क्या मालूम नहीं। तो उसमें मैंने कहा था, स्पेशली मैंने कहा था यार इसमें पखावज बजना चाहिए, क्योंकि हम चुनते हैं ना नाटक के लिए, तो चुनते हैं हम इंस्ट्रूमेंट चुनते हैं, राग तो हमको नहीं मालूम था, हम कहते हैं कि ऐसा ऐसा गाना चाहिए। इसलिए मुझे ये बहुत शुरू से मेरे दिमाग में रहा है कि जब भी मैं इस तरह का, क्योंकि मैं सब ह्यूमन इनर के प्ले किए, मैंने 3-4 जो प्ले किए हैं, तो मुझे बार बार लगता रहा है कि जैसे आधे अधूरे में सावित्री के लिए या महेंद्र नाथ के लिए, नट सम्राट में नट सम्राट के लिए, ध्रुपद के हर पूरे नाटक में है ध्रुपद। इसमें सूर्य की अंतिम किरण से शीलवती के लिए उसका इनर बहुत काम करता है। तो वो दोनों तरह की चीजें, जैसे उन्होंने बताया कि क्या शब्द बोला मैं भूल गया, पर कहीं जो चंचल पल हैं कहीं, वो भी उसका एक क्वालिटी है ना। तो इसलिए ह्यूमन क्वालिटी और ह्यूमन इमोशन को इतने करेक्टली वो सामने लाता है। मतलब आधे अधूरे जब हम अंतरंग में कर रहे थे, ध्रुपद से शुरू होता है वो प्ले, उसके स्पीड अप से, तो आपको ऑडियंस को एक भाव में पहुंचा देता है, एक भाव कि आप इस तरह का नाटक कुछ देखने वाले हैं, वैसी नट सम्राट। तो इसलिए मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने उनको बोला कि भाई थैंक यू, बहुत मेरे को जानकारी दी। ये कुछ प्रश्न आया था, हाँ, लिखा हुआ जी मैं बताती हूँ। हाँ, एक तो अंतर पूछा था जो आप बता चुके हैं, और दूसरा ये है कि क्या पहले पखावज मतलब ध्रुपद के साथ पखावज ही बजाई जाती थी या तबला, और पखावज से तबले तक की जो सफर है वो कैसा रहा। और चूंकि ध्रुपद पखावज में गाया जाता है, तो क्या शुरुआती दिनों में ख्याल क्या पखावज में गाया जाता था? बहुत अच्छी बात है। देखिए, पखावज भी उतना ही पुराना वाद्य है, मंगल वाद्य है। हमारे यहाँ माना गया है कि गणेश जी ने इस वाद्य को बजाया, माइथोलॉजी में हमारे यहाँ ये माना गया। और तो जाहिर बात है कि तबला तो बहुत नया है। तबला जैसे ख्याल नया है कंपैरेटिव टू ध्रुपद, जैसे ख्याल नया 200-250-300 साल की जर्नी है, ऐसे तबले की भी बहुत रिसेंट बना है, 200-250-300 साल का इसका इतिहास। तो इसके पहले तो तबला था ही नहीं, तो बजेगा क्या? तो यानी कहने का मकसद संक्षिप्त में यही है कि ध्रुपद जब गाया बजाया जाता था तो उस समय पखावज के अलावा कुछ था ही नहीं, तो पखावज ही बजता था। ये एक बात हुई। दूसरी बात, जब ये अभी दूसरा प्रश्न मेरे ख्याल से ये है कि जब ख्याल का जन्म हुआ तो क्या वो पखावज सब गाया बजाया जाता था? जी। तो देखिए, ये पहले है ना, पहले ये जो तबला जो बना, तो पहले चौड़े मुंह का तबला होता था, और ये पखावज में भी आटा, इसके बाएं पे भी आटा लगता था, उसको जोड़ी बोलते हैं, आज भी पंजाब में बजती है। तो उस तरीके का तबला होता था, तो वो बजता था, वो भी एक पखावज अंग के खुले बोल वाला, उससे संगत होती थी। फिर बाद में धीरे धीरे इसने उसका तबले के अलग अलग साइज बनने लगे। अब सुर का तबला अलग मोटा भी होता है, पतला बारीक टीप में जाने के लिए छोटे तबले भी होते हैं। फिर बाद में तबले का उपयोग होने लगा। तो मेरे कहने का जो प्रश्न के उत्तर में मेरा यही कहना है कि पखावज अंग का जो तबला था
वो बजता था उस वक्त, जिसको जोड़ी कहते हैं या और अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम होंगे शायद, वो बजता था। और उसके बाद फिर तबले ने भी अपनी बनावट में उसका भी क्रमशः विकास हुआ, तो फिर अब आज जो तबला बज रहा है वो बज रहा है। लोकेंद्र सर कुछ बहुत सारे प्लेस जी। मैं कह रहा था कि आपने भी बहुत सारे प्लेस का म्यूजिक किया है, हम सब नाटक वाले हैं। आ रही आवाज? अरे पंडित जी लोकेंद्र जी, हाँ तो आपने भी बहुत सारे नाटकों के, हम सब नाटक वाले हैं यहाँ पर ज्यादातर, तो हम यही जानना चाहते हैं कि आपने जो प्लेस के म्यूजिक बनाए हैं उसके आपके क्या अनुभव हैं? नहीं, बहुत अच्छे अनुभव हुए, बहुत अच्छे अनुभव हुए। देखिए ये जो जब भारत भवन में हम लोग नए 87-88 में जब किया, तो वहां पर वर्कशॉप हो रहे थे नाटकों के, उनमें जो प्ले बने उसका, जैसे आगरा बाजार का एक बार हमने म्यूजिक किया था। जैसे अभी बाबा कारंत का जो महानिर्वाण जो नाटक था, उसमें हम लोग लाइव गाते थे। उसमें आप लोग तो काम ही करते थे, लोकेंद्र भाई और आप, जैन भाई दोनों, और भी बहुत सारे लोग थे उसमें। तो देखिए, ये बात है कि हर विधा आपको कुछ न कुछ सिखाती है। वो हमारा एक मतलब, हालांकि नाटकों में हमने उज्जैन से, हम भोपाल नहीं आए तो उसके पहले से हम नाटकों में म्यूजिक देना हमने शुरू किया था। वो इसीलिए सबसे पहला, हाँ आप थे उज्जैन में इसलिए, क्योंकि एक आपको पता हो तो उत्तर प्रियदर्शिनी हुआ था। उत्तर प्रियदर्शी का म्यूजिक बनाया था। अज्ञे की आए हुए थे उस दिन ना, मुझे याद है। हाँ, अज्ञे जी आए भी थे, बिल्कुल। और मैं सम्राट अशोक करता था उसमें। बिल्कुल। उसका भी नाटक हम लोग, उस नाटक का भी म्यूजिक हम लोगों ने किया था। तो ये उज्जैन से ही हम लोग शुरू कर चुके थे। वहाँ 2-3 नाटकों में काम म्यूजिक दिया था ऐसा। फिर यहाँ भोपाल में आए तो यहाँ भी कुछ नाटकों में म्यूजिक दिया। पर अब चूंकि एक वो शुरुआत थी, सीखने का उत्साह था, और मतलब अलग अलग फील्ड में क्या क्या हो सकता है, हमको भी बड़ा वो था। पर हमारा मूल ध्येय तो ध्रुपद ही था। ध्रुपद सीखने के लिए हम भोपाल आए थे और ध्रुपद कर भी रहे थे, और उसी में हमको आगे आना था। तो फिर ध्रुपद ही आगे आए। लेकिन हमको नाटकों से बहुत कुछ सीखने को मिला, और ये हमारे लोकेंद्र भाई, हमारे जयंत भाई और ऐसे सब ये बड़े बड़े दिग्गज लोग, इन लोगों के साथ बैठ के काम करने में हमको बड़ा आनंद भी आया और बहुत कुछ सीखा। अभी आपने विराग के अंदर 26 जनवरी वाली फोक डांस फेस्टिवल के लिए भी एक गाना किया था, एक ध्रुपद किया था, याद हो तो आपको? जी। उज्जैन के ऊपर था, तो महाकाल की वंदना जो थी वो आप लोगों ने की थी, बहुत शानदार। जी। दादा सुनाएंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। हाँ सच में। दादा ही सुना सकते हैं, मुझे तो भूल गया मैं तो। नहीं। वो जय, मैं उसकी लाइन बता सकता हूँ। जय प्रचंड, वो विभास के अंदर गाया था आपने। जय प्रचंड रुंड मुंड धारी जय व्योमकेश, क्योंकि मैं तो शब्द और उसके भाव याद रहे, धुन तो उतनी अच्छी तरह से याद नहीं मेरे को। 12 मात्रा में बनाया था वो, मुझे याद है शायद, या दो ताल में था। हाँ जी, बिल्कुल वो बनाया था। एक बार अपने जीतू भाई जो है बम्बई में, जी, जीतू शास्त्री, जितेंद्र शास्त्री, हाँ, तो वो कोई नाटक कर रहे थे। तो जितेंद्र शास्त्री तो एक बार, और हम लोग बम्बई गए हुए थे, तो कुछ उन्होंने, हम लोग स्टूडियो में ऐसी मतलब अपना गाना रिकॉर्ड करने को गए थे ध्रुपद। तो वो आ गए, वहां कहने लगे, नहीं यार ये एक सिचुएशन है नाटक में, और इसके लिए ये बोल है, और इसको ध्रुपद स्टाइल में। तो फिर वही कंपोज करके हमने उनको रिकॉर्ड करके भी दिया फिर। तो ऐसा मजा है जिंदगी का, हर जगह कुछ न कुछ नया करने को, सीखने को मिलता है। दादा कुछ सुनाइए ना प्लीज। आप मुझसे कह रही? हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ। मैं बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ, ये जो शब्द बोल रहे हैं मेरे को तो कुछ याद भी नहीं है एक्चुअली। तो क्या कंपोज किया कुछ भी याद नहीं। सही बात है, बहुत मुझे याद, 4-5 साल पुरानी बात हो गई। नहीं, 4-5 साल पुरानी बात हो गई। हाँ, पहले कभी टीवी में। अरे यार भाई लोकेंद्र भाई, आप ही सुना दो ना यार, क्या था? याद नहीं, मैं जरूर सुना था। वो धुन याद नहीं है ढंग से वो, लेकिन आपने अरे
हाँ मुझे याद है हम दोनों भाइयों ने गाया था बिल्कुल। हाँ आप तीनों, बल्कि उस दिन वो नहीं थे, अखिलेश कहीं बाहर गए हुए थे, तो दूसरे या तीसरे दिन आके उन्होंने वो पूरा पीस बजाया था, डब किया था, बिल्कुल डब किया था, बिल्कुल सही बात। बहुत ही बढ़िया मजा आया था उसके अंदर। हाँ क्या बात, नहीं वो कार्यक्रम भी बहुत अच्छा हुआ था। हाँ वो पूरा उज्जैन की यात्रा थी, वो पूरी महाकाल यात्रा जो जहाँ से उज्जैनी का पूरा वो था। तो आप तो शुरुआत तो आपने ख्याल गायकी से की थी पहले माधव संगीत महाविद्यालय में। बिल्कुल तो बिल्कुल माधव संगीत मैंने ध्रुपद केंद्र तक की। जी जी मैंने शुरू में, तो मैं वही था मैं हाँ मैं कह रहा था कि वहां से आप ध्रुपद तक कैसे पहुंचे, उसकी जर्नी क्या है? देखो बिल्कुल, मैंने जैसे शुरू में ही जिक्र किया कि मैंने भी एमए किया खैरागढ़ यूनिवर्सिटी से, तो अपने यहाँ माधव संगीत महाविद्यालय देवास गेट पर उज्जैन में जी अब नहीं है वहां पर। तो एमए तक करते करते अब एमए में सभी तरीके का संगीत होता है, ध्रुपद भी होता है, ख्याल भी है, ठुमरी भी है, सब कोर्स की तरह है। तो वो सीखा हम लोगों ने, तो उसमें हमको लगा कि नहीं ये ध्रुपद जो है यार ये बड़ी गहन चीज है और इसको सीखना चाहिए और इसको करना चाहिए। पर अपॉर्चुनिटी नहीं थी उज्जैन में, आप जानते हैं वहां सब ख्याल का ही माहौल था। तो वो हम लोग एमए करने की दृष्टि से सीखते गाते थे। बाद में हमारे भाग्य से ये एमपी गवर्नमेंट ने ध्रुपद केंद्र खोला। यहाँ पर हमारे उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर साहब, उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर साहब आए, तो उन्होंने तो हमारा सिलेक्शन हो गया लकीली, और हम लोग यहाँ भोपाल आ गए। फिर हमने उनसे सीखा और ऐसे फिर धीरे धीरे रास्ता बनता गया। पर वो इसकी प्रेरणा और इसकी समझ हमको एमए में जब वो ध्रुपद आया तो हमको समझ में आया कि यार ये चीज है, कुछ अलग है, इसको करना चाहिए, अलग दुनिया है। हाँ अलग दुनिया है। और फिर अब उस समय सिर्फ सुनने के लिए रेडियो होता था, उसके अलावा कोई टीवी तो था नहीं, और रेडियो पे भी वो कभी कभी, बाकी तो ख्याल ही आता है 90%, कभी कभी डागर बंधु का जो है वो ख्याल ध्रुपद आता था, तो वो सुनते और भी लगता था क्या बात है। तो फिर बस धीरे धीरे और एक भगवान की दया से अपॉर्चुनिटी मिल गई तो रास्ता खुल गया। सच में अहो भाग्य है सर। लोकेंद्र सर, मैं आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आज सर को हमको इतना करीब से और इतना लोकेंद्र भाई और हम उज्जैन में, लोकेंद्र भाई ने और हमने उज्जैन में खूब उठापटक करी है। उसके बाद उज्जैन के बाद हम भोपाल में आए तो यहाँ भारत भवन में खूब उठापटक हुई है। भाई भी सम्मिलित हो गए, फिर जयंत भाई भी सम्मिलित हो गए, और भी पूरी मंडली के लोग थे। और मैं एक और मतलब के बात, अभी हाल उमा भाई बैठे ही हैं, उनको याद होगा बचपन में इनके पिताजी के साथ में मैंने प्ले किए हैं। इनके फादर साहब गुंदेचा साहब, बड़े गुंदेचा साहब के साथ में उनके डायरेक्शन में हमने प्ले किया है। मैंने एक फोटो आपको भेजा था, एक ब्रोशर भी भेजा था, वो मुझे कहीं मिल गया इसी कोरोना काल में, अखिलेश को मैंने भेजा था। हाँ, पिताजी का डायरेक्शन में नाम है उसमें, बिल्कुल। तो ये है कि मैंने मतलब उस वक्त में हम साथ साथ काम, मेरा ख्याल है 3-4 साल तक तो हम बिल्कुल नॉन स्टॉप बहुत शानदार साथ में ही रहते थे हमेशा। पिताजी उज्जैन में काफी सक्रिय थे ना। और मैं एक बात और आप सब लोगों को बता दूं कि लोकेंद्र भाई एक ऐसे व्यक्ति हैं हमारे परिवार से जुड़े हुए, जिन्होंने 3 पीढ़ी के नाटकों के साथ काम किया। हमारे पिताजी के साथ भी उन्होंने काम किया, हमारे साथ भी किया और हमारे बच्चों के साथ भी किया। क्या बात है। तो लोकेंद्र भाई ने हमारे घर की 3 पीढ़ी के साथ काम किया। सब ये मेरा भी सौभाग्य है। बबली दी, आप कुछ पूछने वाले थे? नहीं, मेरे को तो सर ज्यादा नॉलेज नहीं है इसके बारे में, बट फिर भी मैंने एक अनु कपूर जी का एक बार बहुत पहले प्रोग्राम देखा था, और उसमें वो आपने गाया था शिव शंकरा जी। हाँ, तो मेरे को जब आज गीतांजलि ने बताया आप आने वाले, तो मुझे लगा कि चलो हमें सुनने का मौका मिलेगा आपसे। तो थोड़ा देखिए वो उस तरीके से सुनाने का पूरा एक डेकोरम तानपुरा, आई नो बिल्कुल साथ में गाते हैं। आजकल आनंद जो रमाकांत का बेटा है, आनंद, वो मेरे साथ गाता है जी। तो पूरा एक अलग डेकोरम
होता है और उसका एक अलग बिल्कुल बिल्कुल सर। मूड होता है गाने का। कल ही आपने सुना था, उन्होंने सुना था जी। कल हाँ आपके जी? प्रोग्राम के अंदर। हेलो, हाँ सर, क्या हाँ बोले सर। लोकेश भाई? जी सर, मैंने कहा कल ही सुना था आपको मैंने। जी जी जी। कल आपने योग दिवस वाला प्रोग्राम किया था ना? हाँ 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 हाँ, वो पूरा सुना। हाँ वो दिल्ली में वो क्या कौन सा जी, फाउंडेशन था? अ, मंगल ध्वनि फाउंडेशन के लिए गाया था। जी 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 वही। अर्णव, आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? तो मेरा ख्याल है कि अब सर एक सवाल है सर, एक सवाल है, उसका जवाब दें। बोलिए। सर नमस्ते। आपने कहा था कि आपने अभी मेंशन किया था कि दरभंगा घराना भी है, तो ऐसे ध्रुपद में कौन से घराने हैं, उनमें फर्क क्या है? अभी जो है, हाँ बिल्कुल फर्क है, गाने में भी फर्क है। देखिए घराने तो और भी थे ध्रुपद में, जैसे 4 घराने तो बहुत फेमस घराने थे जिनका किताबों में उल्लेख है। तो ये एक बिहार घराना दरभंगा, जो आज भी उसके गायक लोग हैं, गाते हैं। हमारा डागर घराना है। इसके अलावा ये ध्रुपद के अब घराने बोलते, पहले इसको बानी बोलते थे। बानी का मतलब भी घराना ही होता है। तो लोहार, गौहार, डागर और खंडहार, ये 4 घराने थे इसके ध्रुपद के, 4 बानियां थी। और ये बंगाल में जो है विष्णुपुर घराना, तो विष्णुपुर घराना भी एक माना जाता है, ये भी एक घराना था। फिर बिहार में एक और घराना जाना जाता है, बेतिया घराना। बिहार में, हाँ बिहार स्टाइल में दो घराने, एक तो बेतिया घराना है और एक दरभंगा घराना जी। बाकी फिर ये और जैसे मैंने 4 घराने अलग अलग गिनाए, तो ये उस तरीके से थे। लेकिन अब बहुत घराने बचे नहीं है, सुनने में नहीं आते। अब ये दो तीन घराने ही हैं जिनके कि लोग बचे हुए हैं और गा रहे हैं। आज के समय में सबसे माना हुआ घराना कौन सा है, कौन सा होगा? देखिए ये मैं कैसे कह सकता हूँ। सब अपने घराने जवाब मिल गया। बहुत सही है। जवाब मिल गया सर। सब अपने आप को ही श्रेष्ठ बताएंगे, कौन कम बताना चाहेगा। हाँ, लेकिन ये कह सकते हैं कि सर घरानों में सबसे सम्मानित या सबसे पूजनीय या सबसे अच्छा घराना किसे माना जाता है? देखिए नहीं ये अच्छा प्रश्न है। देखिए ऐसा नहीं है, जैसे हर फूल की अलग अलग सुगंध होती है, वैसा ही घरानों का भी सबका अपना अपना एक महत्व है, उनकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, उनका अपना अपना एक ट्रेडिशन है गाने का, और वो निभाते हैं। और उनका, अब देखिए पसंद नापसंद की बात टोटल कला में व्यक्तिगत होती है। बिल्कुल, कला में कला की पसंद नापसंद टोटल व्यक्तिगत होती है। बिल्कुल सर। मुझे एक चीज पसंद आ रही है, दूसरे व्यक्ति को नहीं आ रही है, ठीक है, तो ये व्यक्तिगत है। लेकिन घराने तो आप किसी भी घराने को अच्छा बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि हर घराने की अपनी कुछ न कुछ विशेषता होती है, उसकी अपनी अपनी कुछ परंपराएं हैं जो लंबे समय से चली आ रही है, तो वो हमको उसमें देखने सुनने को मिलती है। तो हर घराना अच्छा है। नहीं, मैं अच्छे बुरी की बात नहीं कर रही थी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे 4 भाइयों में एक बड़ा भाई होता है, फिर दूसरे नंबर का, फिर तीसरे नंबर का, तो ऐसे घरानों में किस घराने को सबसे छोटा भाई डागर है। क्योंकि इनका समय काल भी रहता होगा ना, जो सबसे पुराना वो सबसे बड़ा घराना। जी, तो बस सबसे छोटा भाई डागर ही मानिए आप। जी ओके सर। सर बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके। हम फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और मेरा मंच की ओर से आपको साधुवाद करते हैं कि आप स्वस्थ रहिए और इसी तरह हमारे बीच में हंसते खिलखिलाते रहिए। आप भी स्वस्थ रहिए और कोरोना मुक्त रहिए। जी 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 जी। ओके सर, नमस्कार। थैंक यू सर। ठीक है भाई, मुलाकात होती है। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार सर।
हाँ, अब लोकेंद्र सर बचे हुआ जो 4 मिनट है ना, वो लोकेंद्र सर बात करेंगे। अरे नहीं, मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, मतलब देखिए मेरे लिए तो आज मतलब मैं सिर्फ उमा भाई को सुनने के लिए आया। हम लोग पहली क्लास के अंदर साथ में थे म्यूजिक की। नहीं सुना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पहली क्लास के अंदर हम लोग साथ में ही थे माधव संगीत महाविद्यालय में। नहीं, कुछ आपको दिनों के बाद बबली मैंने छोड़ दिया नाटक की वजह से, तो लेकिन मुझे ठीक से याद है कि हम लोग साथ शुरू हुए थे। और हमारे एक पहले टीचर थे श्री राम शर्मा जी, तो उनके साथ में आप भी थे। हम जो बच्चे, ये तो दोनों और बच्चे थे, उमाकांत रमाकांत दोनों। जी। इनके अंदर मैं थोड़ा बड़ा। जी। बबली दी आपको लोकेंद्र भाई नमस्ते। लोकेंद्र भाई आज आप सुनाएंगे, हमें पता चल गया आप भी। नहीं, मैं अभी हाल आज तो सुनने के मूड में ही था। अचानक मेरे को याद आया 3 बजे में लेटा हुआ था, लेटे उठ के भागते हुए क्योंकि उनको सुनना बहुत मुझे लगा था कि मतलब मुझे थोड़ा सा अच्छा नॉलेज और मिलेगा और ज्ञान मिलेगा। जी बिल्कुल। हाँ, इतनी गहराई से ध्रुपद को पहली बार मैंने भी सुना और अच्छा लगा। मतलब अभी तक ठीक है, ध्रुपद और ख्याल का नाम सुना था, लेकिन उसकी बारीकी आज जानी है। और मेरे ख्याल से ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना माना जाता है। हेलो अपन लोग लेकिन फिर भी जो है घराने, उसके अंदर मैंने भी सबसे ज्यादा डागर घराना ही सुना, या फिर दरभंगा घराना राम चतुर मलिक परिवार को मतलब के सुना। लेकिन ज्यादातर जो भी सुना है वो मतलब डागर परिवार और डागर घराने के शिष्य, जो जिसके अंदर रमाकांत उमाकांत तो पूरा मतलब ये उदय तमाम लोग बहुत एक से एक धुरंधर गायक। ये कहना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के नहीं है, पूरी दुनिया के लिए हमारे आदर्श हैं, हमारी तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है। हमारे भारत को कहीं दूसरे दुनिया के अंदर अगर जाके पेश करते हैं तो शानदार तरह से इनको इज्जत मिलती है, और वो इनको इज्जत नहीं मिलती, वो हमें मिलती है, हमारे देश को मिलती है। बहुत बड़ी बात है कि आज सर हमारी क्लास में आए, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी ऑनर की बात ही है। तो मैं सच में कोई बात नहीं, मेरे को मतलब आना ही चाहिए था। बीच में भी मैं आलस में इधर उधर हो जाता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर मतलब रोजाना जयंत भाई को देखता हूँ, बहुत तसल्ली होती है कि वो मतलब कम से कम रेगुलर ये जानकारी के लिए बैठे होते हैं, और अपनी तरह से तरह के मतलब की तरह से उनका जुड़ाव भी है। बिल्कुल सर। और बबली को भी देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हरविंदर को बहुत सारी चीजें नहीं मालूम है ना हमको, तो वो अचानक मालूम चल जाता है। अब ध्रुपद हमने गवा दिया उमेश से अपने 3 नाटकों में, और ये जानकारी तो न टाइम था हमारे पास पूछने की। बहुत सही बात बोल रहे हैं, इनके मुंह से सुनने से बहुत। हाँ, और क्या, कई सारी ऐसी चीजें इतनी क्लासेस में, कई सारी ऐसी चीजें जो हम इनरिच ही हुए हैं। जी, हम इनरिच ही हुए हैं। अभी हम प्ले करते हैं, और वो जो डायरेक्शन पे उन्होंने क्लास ली, अब मैंने सोचा उस पूरी क्लास के बाद में कि वो जिस तरह से डिफाइन कर रहे थे कि 9 खंड होते हैं, फिर यहाँ से ये भावना यहाँ पे करेंगे, ये भावना यहाँ पे करेंगे, तो अनायास ही हमने उस प्ले में वैसा किया हुआ है, पर अब उसको एक व्याख्या मिल गई। तो सब में कुछ ना कुछ मिला। समय खत्म होने वाला है, तो मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप सब लोगों का धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय। आज बसंत सर ने कुछ भी नहीं बोला। बसंत सर अपनी ऑडियो वीडियो बंद करके बैठ गए चुपचाप। बाय बाय। मैं तो वीडियो खत्म होने के बाद ही बंद करती हूँ, तो अदरवाइज वो रिकॉर्डिंग गड़बड़ हो जाती है। अच्छा।